पिछली वीडियो में मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने इसका पहला भाग मराठाओं का उदय यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम मराठा साम्राज्य का दूसरा भाग छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी हुए हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मराठा साम्राज्य का आखिरी भाग आंग्ल मराठा युद्ध और जो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी वो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसका दूसरा भाग छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी उत्तराधिकारी देखेंगे। हम वो सभी फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनके वंशजों में सत्ता को लेकर थोड़ा संघर्ष देखने को मिलता है और ऐसे में इनके दो पुत्रों का नाम हमें देखने को मिलता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रथम पत्नी थी साईबाई, इनसे जो पुत्र हुआ था उनका नाम था संभाजी महाराज, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, इनसे इनका पुत्र हुआ था राजा राम। तो राजा राम और संभाजी महाराज के बीच में संघर्ष होता है कि अगला उत्तराधिकारी यानी कि अगला छत्रपति कौन बनेगा। तो शिवाजी महाराज के बाद जो अगले छत्रपति बनते हैं ये संभाजी महाराज बनते हैं, यानी कि साईबाई के पुत्र संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बाद अगले छत्रपति बनते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगले छत्रपति संभाजी महाराज बनते हैं। ये 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक छत्रपति बने रहते हैं और इस क्रम में ये अपनी राजधानी रायगढ़ में बसाते हैं। और जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने तो इनके सामने कई चुनौतियां आई, और ये चुनौतियां किसी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही साम्राज्य में ये चुनौतियां थी, क्योंकि सत्ता को लेकर इनके सौतेले भाइयों में कलह, आंतरिक कलह का माहौल और कुछ दरबारी भी संभाजी महाराज के विरुद्ध थे। तो इन संघर्षों के क्रम में संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने सबसे बड़े अधिकारी पद पर नियुक्त किया जिनका नाम था कवि कलश। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। संभाजी महाराज ने अपना प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया था? कवि कलश को नियुक्त किया था, याद रखिएगा। बाद में संभाजी महाराज के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में उसका जो पुत्र था अकबर, मैंने औरंगजेब वाली वीडियो में आपको ये घटना बताई हुई है। मैंने जितने भी मुगल शासक हैं सब पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है और विद्रोह करने के बाद ये मराठाओं के पास शरण लेने आता है। और उस समय मराठाओं के छत्रपति कौन होते हैं? संभाजी महाराज। तो ये संभाजी महाराज के पास शरण लेने आता है और संभाजी महाराज इसे यानी कि अकबर को शरण दे देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, ये औरंगजेब से दुश्मनी ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने उसके बागी पुत्र अकबर को शरण दी थी। इसीलिए 1689 में संगमेश्वर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि मुगल सेनापति मरखरब खान ने संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों को बंदी बना लिया और 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बड़ी क्रूरता के साथ इनकी हत्या कर दी थी। किसने? औरंगजेब ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जब इन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी, जिस कारण क्या हुआ, संगमेश्वर का युद्ध हुआ और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जिनका महत्वपूर्ण सलाहकार था, इन दोनों की हत्या बहुत ही क्रूरता के साथ औरंगजेब करवा देता है। और बाद में संभाजी के बेटे शाहू महाराज को भी ये बंदी बना लेता है। तो जो संभाजी महाराज का बेटा होता है शाहू महाराज, उन्हें भी औरंगजेब बंदी बना लेता है। तो उसके बाद आगे तो संभाजी महाराज के बाद राजा राम, जो उनके भाई होते हैं ना, हमने शुरुआत में देखा था। तो राजा राम अगले छत्रपति बनते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज के जो पुत्र थे शाहू महाराज, उन्हें तो औरंगजेब बंदी बना लेता है। तो बचते हैं राजा राम। तो राजा राम अगले छत्रपति बनते हैं 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। तो इस प्रकार राजा राम 1689 में मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाल लेते हैं। और राजा राम को यह आभास था कि मुगल मराठा साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। इसीलिए राजा राम द्वारा रायगढ़ से राजधानी स्थानांतरित करके सतारा को मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बनाया गया था, याद रखिएगा।
और इसी क्रम में राजा राम के पास पूरा मराठा साम्राज्य शासन करने के लिए होता है, परंतु वे मुगलों के कारण अपने साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाते। और इसी क्रम में 1700 ईस्वी में राजा राम की मुगलों से संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम के बाद उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय अगले छत्रपति बनते हैं। तो 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक शिवाजी द्वितीय अगले छत्रपति बनते हैं। तो इसके बाद राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासन संभालना था, परंतु वे अल्पवयस्क थे, यानी कि अभी वे केवल 4 वर्ष के थे। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्य अभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। कौन? ताराबाई, यानी कि इनकी माता शिवाजी द्वितीय की। क्योंकि शिवाजी द्वितीय अभी 4 वर्ष के थे, तो इनकी माता इनकी संरक्षिका बन गई ताराबाई। और ताराबाई को मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो ताराबाई थी। क्योंकि इनके समय जो छत्रपति थे वो केवल 4 वर्ष के थे, तो एक प्रकार से इन्होंने ही मराठा साम्राज्य को संभाला था। इसीलिए मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला किसे माना जाता है? ताराबाई को माना जाता है। तो 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाह आलम द्वारा शाहू महाराज को रिहा कर दिया जाता है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को औरंगजेब बंदी बना लेता है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब के पुत्र शाह आलम द्वारा शाहू महाराज को रिहा कर दिया जाता है। अब शाहू महाराज मुगलों की कैसे रिहा होकर वापस मराठा साम्राज्य में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि शिवाजी द्वितीय अगले शासक बने हुए हैं। तो उन्होंने सत्ता वापस लेने के लिए महारानी ताराबाई के साथ खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध करा। क्योंकि शिवाजी द्वितीय तो अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए युद्ध किसके साथ हुआ? ताराबाई के साथ हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो खेड़ा नामक स्थान पर हुआ। तो ये पूछा गया है, खेड़ा नामक स्थान पर किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? ताराबाई और शाहू जी महाराज के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस संघर्ष में शाहू महाराज की विजय हुई और इस प्रकार शाहू महाराज को मराठा साम्राज्य की सत्ता वापस मिल गई थी। तो शिवाजी द्वितीय यानी कि ताराबाई को इन्होंने हरा दिया और अगले छत्रपति बन गए शाहू जी महाराज। तो ताराबाई को हराने के बाद जो मराठा साम्राज्य था ये 2 भागों में बट जाता है। सतारा, जिसे शाहू महाराज ने महारानी ताराबाई से संघर्ष करके जीत लिया था और वे वहां पर अपना शासन चलाते हैं। और शाहू महाराज से हारने के बाद जो ताराबाई हैं ये शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली जाती हैं और कोल्हापुर में अपना अलग शासन चलाती हैं। याद रखिएगा, शाहू जी महाराज सतारा में अपना शासन चलाते हैं और ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर में अपना शासन चलाती हैं। तो अगले छत्रपति बनते हैं शाहू जी महाराज, क्योंकि खेड़ा का युद्ध इन्होंने जीत लिया था। तो 1708 से लेकर 1749 ईस्वी तक ये छत्रपति बने रहते हैं। तो शाहू जी महाराज ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्य अभिषेक करवाया और हमने मराठा साम्राज्य के प्रशासन में पेशवा पद की चर्चा की थी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि अष्टप्रधान में सबसे ऊपर किसका पद था? पेशवा का पद था। यानी कि पूरे मराठा साम्राज्य में देखा जाए तो सबसे ऊपर थे छत्रपति और छत्रपति के नीचे कौन थे? पेशवा। तो छत्रपति के बाद सबसे प्रमुख कौन होते थे? पेशवा होते थे। तो जब शाहू जी महाराज छत्रपति बने ना, तो जो ये पेशवा वाला पद था इसका प्रभाव काफी बढ़ गया। यानी कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि पेशवा पद की जो शक्तियां थी ये बढ़ जाती हैं, आगे हम देखेंगे। और छत्रपति केवल नाम के ही रह जाते हैं। मराठा साम्राज्य पे शासन कौन करता है? पेशवा करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आप देखते हैं कि हमारे भारत में देखा जाए तो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है, फिर भी अगर वास्तविक शक्तियां देखें तो किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। वैसे ही आगे चलकर क्या होगा? छत्रपति तो रहेंगे पर जो वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में आ जाएंगी? पेशवा के हाथ में आ जाएंगी। तो शाहू जी महाराज ही वो आखिरी छत्रपति होते हैं जो वास्तविक रूप से छत्रपति होते हैं। इनके बाद क्या होगा कि पेशवा का काफी वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो शाहू जी महाराज के काल को ही पेशवाओं का काल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो शाहू जी महाराज का शासनकाल 1708 से लेकर 1749 तक है। तो इसी बीच में 1713 में एक नए पेशवा बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर रहते हैं। तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ
पेशवा पद पर आते हैं और शाहू महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद में पेशवा पद की शक्तियां मजबूत होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहीं से आप देखेंगे कि छत्रपति की शक्तियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं और पेशवा पद की शक्तियां बढ़ती जाती हैं। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि अभी तक छत्रपति का ही वर्चस्व था, पर बालाजी विश्वनाथ से ऐसा होता है कि अब पेशवा का वर्चस्व बढ़ने लगता है। तो इन्हीं को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा गया है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। तो इन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के साथ साथ शाहू महाराज को भी बहुत सफलताएं प्राप्त करवाई थी, क्योंकि अभी छत्रपति कौन थे? शाहू महाराज थे, बालाजी विश्वनाथ तो पेशवा थे। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से क्या होता है कि पेशवा की राजधानी होती है पुणे। पेशवा कहाँ पर रहते हैं? पुणे में। और छत्रपति की राजधानी होती है सतारा, यानी कि छत्रपति सतारा में रहेंगे और पेशवा कहाँ पर रहेंगे? पुणे में। तो आगे हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो 1719 में क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता की गई थी। तो मैंने मुगल वाली वीडियो में आपको सैयद बंधुओं के बारे में बताया था। इन्हें मध्यकालीन भारत का किंग मेकर कहा जाता है, सैयद बंधुओं को। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता की गई थी। तो सैयद बंधु उस समय मुगल वंश के राजा के निर्माता के रूप में अपना कार्य करते थे और बालाजी विश्वनाथ ने इन्हीं की सहायता करके उस समय मुगल शासक फर्रुखशियर को हटाकर उनकी जगह पर अगले मुगल शासक रफी उद दर्जात को अगला मुगल शासक बनाया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये सैयद बंधुओं की सहायता करते हैं अगला मुगल शासक बनाने में। तो इसके बाद क्या होता है कि 1719 में उस समय के मुगल शासक रफी उद दर्जात, जो कि बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मुगल शासक बने थे, रफी उद दर्जात और छत्रपति शाहू जी महाराज के बीच दिल्ली की संधि होती है, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा है, याद रखिएगा। तो दिल्ली की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, इस संधि के बाद क्या होता है कि दक्कन पर मुगल अपना अधिकार खो देते हैं। यानी कि जो दक्षिण भारत वाला एरिया है, दक्कन का क्षेत्र है, ये पूरी तरह से मराठाओं के अधीन हो जाता है। अब यहाँ पर जो कर भी होगा वो कौन वसूलेगा? मराठा ही वसूलेंगे। इस संधि के बाद यहाँ पर अब मुगलों का कोई भी हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम, जिन पर फिल्म भी बनी हुई है, आपने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। तो ये वही बाजीराव प्रथम है, जो कि 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा पद पर आते हैं और इस दौरान शाहू महाराज राजा के पद पर अपना शासन चला रहे होते हैं। यानी कि शाहू जी महाराज अभी भी छत्रपति के पद पर होते हैं और अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। तो इसी समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पहले जो पेशवा का पद था ये वंशानुगत नहीं था, पर अब क्या होगा कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। तो यहीं से क्या हुआ कि पेशवा का पद वंशानुगत हो गया बाजीराव प्रथम के समय से। तो बाजीराव प्रथम के समय जो मुगलों की स्थिति थी ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने शाहू जी महाराज को मुगलों के खिलाफ उत्साहित करते हुए कहा, तो इन्होंने कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका अटक तक फहराने लगेगी। अटक यानी कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो उत्तर में शाहू जी महाराज ने क्या कहा था कि निश्चित रूप से ही आप मराठा पताका हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में लगभग 40 के करीब युद्ध लड़े थे और 40 युद्ध ये जीते थे। यानी कि अपने जीवन काल में ये कोई भी युद्ध हारे नहीं थे बाजीराव प्रथम। और ये पहले मराठे थे जिन्होंने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने मुगलों को पराजित कर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीतकर मराठा साम्राज्य में सम्मिलित किया था। किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने। तो पालखेड़ा का युद्ध जो कि 7 मार्च 1728 ईस्वी को लड़ा गया, ये फिल्म में भी दिखाया गया है। तो बाजीराव प्रथम और किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी? तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाजीराव प्रथम कोई युद्ध हारे नहीं थे। तो बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी
और निजामुल मुल्क की हार हुई थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया था। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाले ये प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही थे। याद रखिएगा, ये प्रथम पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया था। इन्होंने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था इनके युद्ध के बाद। और बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण भी काफी चर्चा में रहे थे। ये आपने फिल्म में भी देखा होगा कि मस्तानी के साथ इनके संबंध थे, तो इसके कारण भी ये काफी चर्चा में रहे थे। तो बाजीराव प्रथम के समय क्या होता है कि ये मराठा परिसंघ का निर्माण करते हैं। ये मराठाओं को कुछ क्षेत्रों में बांट देते हैं, पर ये काम किसके अंदर करेंगे? ये छत्रपति के ही अंदर काम करेंगे। जैसे कि पूना किसके अधीन रहेगा? तो ये पेशवा के अधीन रहेगा। बड़ौदा गायकवाड़ के अधीन रहेगा। ग्वालियर सिंधिया के अधीन रहेगा। इंदौर होलकर के अधीन रहेगा और नागपुर भोंसले के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार इन्होंने मराठा परिसंघ का निर्माण किया। और ये सभी परिसंघ किसके अधीन काम करेंगे? तो ये छत्रपति के अधीन काम करेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने मराठा परिसंघ का निर्माण किया था और शक्तियों को बांट दिया था, ताकि शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। और ये सभी किसके अंदर काम करेंगे? तो एक ही छत्रपति के अंदर ये सभी काम करेंगे। याद रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि पूना किसके अधीन था? ये पेशवा के अधीन था। बड़ौदा गायकवाड़ के अधीन था। ग्वालियर सिंधिया के अधीन कर दिया गया। इंदौर होलकर के अधीन था और नागपुर भोंसले के अधीन था। और ये सभी किसके अंदर काम करेंगे? तो एक ही छत्रपति के अंदर ये सभी काम करेंगे। और वर्तमान में छत्रपति कौन थे इस समय? तो शाहू जी महाराज छत्रपति थे। तो उसके बाद आगे क्या होता है? तो 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो बाजीराव प्रथम के बाद अगले पेशवा कौन बनते हैं? तो पहले हम बाजीराव प्रथम का एक चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो बाजीराव प्रथम का एक छोटा भाई था जिसका नाम था चिमाजी अप्पा। तो चिमाजी अप्पा का बेटा था सदाशिव राव। तो आगे ये नाम आएंगे, इसीलिए ये चार्ट आप याद रखना। तो बाजीराव प्रथम के भाई थे चिमाजी अप्पा। तो चिमाजी अप्पा का बेटा था सदाशिव राव। और बाजीराव प्रथम की पत्नी थी काशीबाई और मस्तानी से भी इनके संबंध थे। तो बाजीराव प्रथम की जो पत्नी थी काशीबाई, उनके दो पुत्र थे। पहले थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। और दूसरे पुत्र थे रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था। तो काशीबाई से दो पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। और मस्तानी से भी एक पुत्र था जिसे शमशेर बहादुर के नाम से जाना जाता था। इसी को कृष्ण राव भी कहते थे, शमशेर बहादुर को। तो आपने समझा, बाजीराव प्रथम के भाई का नाम था चिमाजी अप्पा, उसके पुत्र का नाम था सदाशिव राव। और बाजीराव प्रथम के काशीबाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। और मस्तानी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था शमशेर बहादुर, जिसे कृष्ण राव के नाम से जानते हैं। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद जो अगला पेशवा बनता है ना, ये बनता है बालाजी बाजीराव, यानी कि काशीबाई का जो बड़ा बेटा होता है बालाजी बाजीराव। इसे नाना साहेब भी कहते थे। तो ये अगले पेशवा बनते हैं। तो बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा के पद पर रहते हैं। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा पद पर आते हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, नाना साहेब इनका वास्तविक नाम था। पर जब ये पेशवा बनते हैं तो इनका नाम पड़ता है बालाजी बाजीराव। तो इनके समय ही मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। जो आप मैप देखते हैं ना पूरा मराठा साम्राज्य का, तो इन्हीं के समय जो मराठा साम्राज्य था वो अपने पीक पर पहुंचा था, यानी कि अपने चरम उत्कर्ष पर किनके समय पहुंचा था? बालाजी बाजीराव के समय। तो बालाजी बाजीराव के द्वारा केवल इनके आसपास क्षेत्रों तक ही नहीं, बल्कि सिख क्षेत्रों से लेकर अफगान क्षेत्रों तक मराठा सीमा को पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया था। इसी के कारण क्या हुआ था? क्योंकि ये अफगान के क्षेत्रों तक पहुंच गए थे, इसी के कारण आगे हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो बालाजी बाजीराव ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से भारत से बाहर कर दिया था। जिसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और इसमें मराठाओं की हार होती है। किसके किसके बीच में होता है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। और अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय होती है और मराठाओं की हार होती है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण दिल्ली एवं पंजाब की राजनीति में
मराठाओं का हस्तक्षेप था, क्योंकि अब मराठा उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे और अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो इस युद्ध में मराठाओं की भीषण पराजय हुई और महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने स्वजन की मृत्यु पर शोक न मनाया हो। तो यह युद्ध मराठाओं के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान थी। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव भाऊ, हमने पीछे पढ़ा, सदाशिव भाऊ और पेशवा का पुत्र विश्वास राव ने किया था और इनके साथ शमशेर बहादुर भी गया था और इन तीनों की ही मृत्यु हो जाती है। और मराठाओं की ओर से तोप खाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया था और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? काशीराज पंडित ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। उन्होंने ही कहा था कि महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने स्वजन की मृत्यु न देखी हो और शोक न मनाया हो। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम के बाद 6 महीने के बाद ही बालाजी बाजीराव का शोक के कारण मृत्यु हो जाती है, दुख के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? बालाजी बाजीराव की। तो बालाजी बाजीराव के बाद अगला शासक कौन बनता है? क्योंकि उनके 3 पुत्र थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। विश्वास राव की तो मृत्यु हो जाती है पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो बचते हैं 2 पुत्र, माधव राव और नारायण राव। तो इनके बाद अगला पेशवा बनता है माधव राव। तो माधव राव 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहते हैं। तो बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र 1761 में पेशवा के पद पर आते हैं और जैसे कि तीसरे पानीपत के युद्ध में जो हानि मराठाओं के बीच में हुई थी, उस मराठा शक्ति को दोबारा से मजबूत करने के लिए इन्होंने प्रयास किया माधव राव ने। और माधव राव केवल 16 वर्ष की आयु में ही पेशवा के पद पर आए थे, परंतु इनके जो चाचा थे यानी कि रघुनाथ राव थे, ये खुद पेशवा बनना चाहते थे। पर पेशवा किसे बनाया गया? 16 वर्ष की आयु के माधव राव को पेशवा बना दिया गया, पर रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया गया। इसके लिए जो रघुनाथ राव थे ये काफी प्रयास करते रहे पेशवा बनने का, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि माधव राव द्वारा रघुनाथ राव को शनिवार वाड़ा के अंदर नजरबंद करवा दिया जाता है। किसे? रघुनाथ राव को। तो इसके बाद क्या होता है कि 1772 में उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मराठाओं के संरक्षण को स्वीकार कर लिया था और 1772 में ही माधव राव की टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो माधव राव के बाद जो अगले पेशवा बनते हैं, इनके ही भाई, हमने पढ़ा था ना, इनके भाई थे नारायण राव। तो नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं। तो माधव राव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव को अगला पेशवा बनाया जाता है और जैसे ही नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं तो ये रघुनाथ राव को रिहा कर देते हैं और यहीं पर गलती कर देते हैं। और जैसे ही रघुनाथ राव रिहा होता है, ये क्या करता है? नारायण राव की षड्यंत्र के द्वारा हत्या करवा देता है और अपने आप को अगला पेशवा घोषित कर देता है। कौन? रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव के इस अप्रिय कार्य के बारे में सबको पता था और बाकी के मराठा इसको पेशवा पद के लिए योग्य नहीं मानते थे। तो इसी क्रम में क्या होता है कि नारायण राव की पत्नी, क्योंकि नारायण राव की षड्यंत्र के कारण इसने हत्या करवा दी, तो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने अपने पुत्र को 1774 में ही जन्म दिया था। और उस समय मराठा साम्राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। तो इन्होंने नारायण राव के पुत्र को पेशवा बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि रघुनाथ राव को अगला पेशवा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो पेशवा का पद था ये वंशानुगत हो गया था। हमने भी पहले देखा कि नारायण राव पेशवा के पद पर थे, जिनकी हत्या करने के बाद रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है, पर बाकी के मराठा उसे अपना पेशवा नहीं मानते। और उसी बीच में क्या होता है कि गंगाबाई नारायण राव के पुत्र को जन्म देती हैं और मराठा साम्राज्य का एक प्रभावशाली मंत्री होता है नाना फडणवीस। ये कहते हैं कि नारायण राव के बाद उनका पुत्र ही अगला पेशवा बनना चाहिए। तो नारायण राव के पुत्र को पेशवा बनाने की मांग इन्होंने रखी थी नाना फडणवीस ने, और एक प्रकार से ये मुहिम छेड़ दी कि नारायण राव के पुत्र को ही अगला पेशवा बनाया जाए। तो अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठाओं का मैकियावेली कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया? नाना फडणवीस को कहा गया। तो नारायण राव के पुत्र का नाम सवाई माधव राव रखा गया, जिसका अर्थ है कि यह बालक माधव राव से भी 1.25 गुना ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो अब सवाई माधव राव ने जन्म ले लिया, जिसके फलस्वरूप नाना फडणवीस द्वारा बार भाई नामक परिषद का गठन किया गया। तो बार भाई परिषद क्या है? इसमें 12 मंत्री थे जो ये निर्णय लेंगे कि अगला पेशवा कौन होगा, और इसी परिषद में एक मंत्री नाना फडणवीस खुद भी थे। तो बार भाई नामक परिषद का गठन किया गया,
जो अगले पेशवा को नियुक्त करेंगे, तो जिसमें सारे लोग मिलके सवाई माधवराव को पेशवा बनाने के अभियान में लग गए और बाद में बार भाई परिषद अपने सवाई माधवराव को पेशवा बनाने में सफल हो गया और इस परिषद द्वारा सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया गया। जिस समय सवाई माधवराव को पेशवा बनाया गया था उस समय वे केवल 40 दिन के ही थे। कितने? 40 दिन के थे जिस समय इन्हें पेशवा बना दिया गया। तो इतनी छोटी सी आयु में सवाई माधवराव मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था तो नहीं संभाल सकते, इसीलिए इनके नेतृत्व में नाना फडणवीस और उनके बार भाई परिषद द्वारा प्रशासन व्यवस्था को चलाया गया। यानी कि जो बार भाई परिषद का गठन किया गया था ये सवाई माधवराव के अधीन रहकर, क्योंकि अभी तो सवाई माधवराव बहुत ही छोटे हैं, तो इनके अधीन रहकर ये पूरे मराठा साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को चलाएंगे। कौन? बार भाई परिषद। तो रघुनाथ राव को हटाकर सवाई माधवराव को पेशवा बना दिया गया। तो रघुनाथ राव को ये अच्छा नहीं लगा, तो रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, इसीलिए वह अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया। तो उसने अंग्रेजों के साथ जाकर सूरत की संधि कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो मैंने आपको कहा था कि इसे अगली वीडियो में हम जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं और जो भी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधियां हुई हैं वो सभी एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा। मैं आपको अगली वीडियो में सभी संधियां और जो भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, तीनों अगली वीडियो में समझा दूंगा। बस आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि रघुनाथ राव जाकर अंग्रेजों से मिल जाता है और उनके साथ सूरत की संधि कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। सूरत की संधि भी मैं आपको विस्तार से अगली वीडियो में बता दूंगा। तो सवाई माधवराव के बाद जो आखिरी पेशवा बनते हैं वो होते हैं बाजीराव द्वितीय। तो 1795 से लेकर 1818 ईस्वी तक जो आखिरी पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय बनते हैं। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं और इस समय अंग्रेजों ने भी भारत पर अपने पैर जमा दिए थे और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा इस पेशवा पद को ही खत्म कर दिया गया और बाकी क्षेत्रों की तरह मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो 1818 ईस्वी में पेशवा पद को खत्म कर दिया गया। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी उत्तराधिकारी थे वो पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम जो युद्ध हुए हैं और जो इनके बीच में संधियां हुई हैं वो एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।